हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं, आपका एसएससी सीजीएल 2024 का एग्जाम जो कि कल यानी कि 9th ऑफ सितंबर से शुरू होने जा रहा है। तो गाइज, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आई एम अज्यूमिंग। लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, दिमाग में किसी भी तरह का कोई सवाल आ रहा है या सजेशन है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में प्लीज हमसे जरूर से पूछिए। वी विल कम अप विद द सोल्यूशन फॉर दैट। और गाइज, कल मैंने एक वीडियो शेयर करा था चैनल पे एसएससी सीजीएल की, जो लास्ट मिनट टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, उससे रिलेटेड कि आपको लास्ट मिनट अपनी प्रिपरेशन में क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है। एंड यस, उसी इंपॉर्टेंट वीडियो में आपके लिए कुछ बहुत चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर करे थे, जो कि आपको आपके एसएससी सीजीएल के पेपर में बेहद मदद करेंगे। तो गाइज, वो वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, लाइव है, कल ही डाल दिया था। देखना बिल्कुल मत भूलना, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर से शेयर कर दूंगी। तो गाइज, कमिंग बैक टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में गाइज हम क्या करने वाले हैं, आज का जो आपका ये जो एसएससी सीजीएल का जो मैंने आपको पेपर बताया है, जो कि आपका 9 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेगा, जिसके लिए गाइज जो एसएससी सीजीएल के लिए रिसेंटली टीसीएस ने जो एग्जाम कंडक्ट करवाया था, उसके आपको 9th ऑफ सितंबर में पूछे जाने वाले आपके जो एसएससी सीजीएल के पेपर में प्रश्न हैं, जो भी आने वाले हैं इस पेपर में, वो आज इस वीडियो में आपको पता पड़ जाएंगे। ठीक है, आपके पेपर के क्वेश्चंस हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरूर से पूरा ही देखना। ठीक है, अगर फिर भी कुछ लगता है ये पूछना है, तो प्लीज आप हमसे बेहिचक बिल्कुल पूछ लीजिएगा। ठीक है गाइज, आज की वीडियो में हम आपको वो शेयर करेंगे। और गाइज, इसमें हमने कवर करा है एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, एज आई मेंशन्ड इट हियर। एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, वो भी हमने इसके वीडियो में मेंशन करा है, क्योंकि गाइज वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड तक बिल्कुल देखना, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आप भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, देन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर यू गाइज। क्योंकि गाइज, आज के इस वीडियो में हम सारे वो इंपॉर्टेंट जीके, जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपसे शेयर करेंगे, जो कि हाल ही में टीसीएस के द्वारा एसएससी के पेपर जो उन्होंने कंडक्ट करवाया है, उसमें पूछे गए हैं। तो गाइज, आपके पास बहुत सुनहरा मौका है, यू हैव दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप वो क्वेश्चंस जानने का आपके पास मौका है, जो कि कल आपके पेपर में आने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर चैनल पर नए हो, वीडियो को शुरू करने से पहले जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर डेली लाते रहते हैं। तो चलिए गाइज, लेट्स बिगिन एंड लुक फॉर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइस, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था आपसे टीसीएस को द्वारा, वो था गुलाब चंद कटारिया जो है वो वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो गाइस, राज्यों के राज्यपाल तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, तो इसीलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जल्दी से पूछ लिया गया था। तो गाइस, बात करें असम के जो 31वें राज्यपाल हैं, वो हैं गुलाब चंद कटारिया। और इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो वो भी 14 सीट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 15वें मुख्यमंत्री का भी नाम आपको याद रखना है, हेमंत बिस्वा शर्मा, तो ये भी जरूरी है, ध्यान रखना। और वही जो विधानसभा की सीटें अगर आपसे पूछ ली जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए 126 टोटल सीटें हैं, और राज्यसभा की जो है वो है 7 सीटें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, जैसे कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ, सेंसस सर्वे 2011 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। तो गाइज, उससे रिलेटेड चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, लिटरेसी रेट का हो, सेक्स रेशियो का हो, पॉपुलेशन का हो, डेंसिटी का हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वो आपको आपको अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी मदद करेगी। तो आपसे पूछा गया था कि सेंसस 2011 के हिसाब से जो पुरुष और महिला साक्षरता जो दर थी, यानी कि मेल और फीमेल लिटरेसी रेट जो थी, उसमें सबसे बड़ा अंतर, यानी कि जो सबसे ज्यादा डिफरेंस था ना मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट में, वो कौन सा राज्य था जहां पर ऐसा था। तो गाइज, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका राजस्थान। राजस्थान वाला जो राज्य है, वहां आपकी 27.85% रही थी, जबकि अगर राष्ट्रीय औसत देखें तो 16.7% रही थी। राजस्थान की जो पुरुष और महिला साक्षरता दर का है, वो है क्रमशः पुरुष की अगर बात करें तो इट इज 79.19, और
महिला यानी कि फीमेल की बात करें तो इट इज 52.12%। तो इनका जो डिफरेंस है उसका अगर देखा जाए तो वो था 27.85। तो गाइज सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य हो गया आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स। गाइज रिट्स की यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है गाइज वो 5 प्रकार की रिट जो है वो मतलब इशू कर सकता है। ओके गाइज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया था वो था कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव्स इज कॉल्ड व्हाट। यानी कि जो पत्तियों के किनारों से बूंदों के रूप में जो पानी की हानि होती है गाइज उसको हम क्या कहते हैं। सो गाइज दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड गटेशन। तो यहाँ पर गटेशन इज द करेक्ट आंसर, अच्छे से याद कर लेना। गटेशन जो प्रोसेस होता है उसमें पानी के रिसाव के लिए हाइडेथोड्स जो होती है यानी कि जो ग्रंथि होती है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो गटेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्लाउड्स इन स्पेस कॉल। तो गाइज जो अंतरिक्ष में बादल जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो गाइज जो अंतरिक्ष में बादल जो मौजूद होते हैं उसको हम एक टर्म देते हैं दैट इज कॉल्ड नेबुला। तो अंतरिक्ष में जो काले बादलों को अवशोषण निहारिका या फिर डार्क निहारिका जो होता है वो कहा जाता है, जिसको हम एक पॉपुलर टर्म यूज करते हैं जिससे बुलाते हैं दैट इज कॉल्ड नेबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कलाकार हैं शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। तो गाइज आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें से सोनल मानसिंह इज द करेक्ट आंसर। और गाइज सोनल मानसिंह जो है ये भरतनाट्यम और ओडिसी डांस फॉर्म्स जो हैं उसके लिए काफी ज्यादा उनका नाम प्रचलित है, काफी ज्यादा वो जानी जाती हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, सूचियां, अनुसूचियां, जितनी भी चीजें हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डबल जेपोडी, दोहरा खतरा, डबल जेपाडी यानी कि जो दोहरा खतरा है, दोहरी सजा है, इसका उल्लेख दिया गया है। तो गाइज अनुच्छेद 20 और जिसमें सब उसकी हम बात करें सबसेक्शन 2, इसमें ऐसा मेंशन्ड है कि किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक बार उसी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा जो मतलब और ना ही उसके लिए मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये दोहरा खतरा जो आपकी ये डबल जेopardy है, ये इससे रिलेटेड चीजें अनुच्छेद 20 मतलब आर्टिकल 20 सबसेक्शन 2 में मौजूद है। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन था। तो गाइज अराविंदु वंश जो था वो था आपका ये मतलब साम्राज्य जो था उसका वंश जो था वो अराविंदु वंश था, जिसकी स्थापना जो थी वो 1570 ईस्वी में कर दी गई थी। अगर आप पूछोगे कि किसके द्वारा की जाती है, अगर आपसे पूछा जाता है कि इस वंश की स्थापना किसने करी, तो तिरुमल नामक एक व्यक्ति था जिसके द्वारा इसकी स्थापना 1570 में की गई थी। अब बात करें वेंकट द्वितीय की, तो जो वेंकट द्वितीय थे वो इस वंश के एक प्रमुख शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी चंद्रगिरी में स्थानांतरित कर दी थी। तो उन्होंने अपनी राजधानी चंद्रगिरी में बनाई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज बहुत जरूरी है आपको फैक्ट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन पता होना, क्योंकि यू नेवर नो कि क्वेश्चन किस फॉर्म में या किस चीज से रिलेटेड पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमशिला बांध किस राज्य और किस नदी पर है। तो गाइज जो आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिला है, आंध्र प्रदेश, तीनों चीजें याद रखना, आंध्र प्रदेश राज्य है, नेल्लूर जिला है, और नेल्लूर जिले में इस बांध का निर्माण पेन्ना नदी पर किया गया था। ठीक है, तो पेन्ना नदी भी याद रखना है। किस बांध का निर्माण किया गया था, सोमशिला बांध का। ठीक है, तो ये सारी चीजें अच्छे से याद रखना। अब क्योंकि हम बांधों की बात कर रहे हैं तो गाइज उससे रिलेटेड आपको मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ कि कौन सा बांध किस नदी पर बना हुआ है, किस राज्य में मौजूद है, क्योंकि अगर उससे रिलेटेड आपको पूछ लिया जाए तो आपको पता हो। तो पहला टिहरी बांध की अगर हम बात करें तो गाइज भागीरथी नदी पर बना हुआ है, उत्तराखंड में मौजूद है, अच्छे से याद रखना। थीन की बांध करी जाए तो गाइज रणजीत सागर बांध ये नाम से जाना जाता है, और रावी नदी पर बना हुआ है, पंजाब में मौजूद है। अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है, कर्नाटक में मौजूद है। स्टैनले या फिर जिसको हम मेट्टूर बांध के नाम से जानते हैं, ये कावेरी नदी पे बना हुआ है, तमिलनाडु में मौजूद है। उकाई बांध जो है ये ताप्ती नदी पर बना हुआ है और गुजरात में ये सिचुएटेड है। कृष्णराज सागर बांध जो है ये कावेरी नदी पे बना हुआ है, कर्नाटक में सिचुएटेड है। नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्ण नदी पे बना हुआ है और आंध्र प्रदेश और एवं तेलंगाना में मौजूद है। तो ये सारे जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, जैसे कि मैंने आपको बताया, गोविंद सागर बांध जो है ये आपका सतलुज हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। भाखड़ा नागल बांध जो है सतलुज नदी पे मौजूद बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। कोयना बांध जो है ये कोयना नदी पर ही बना हुआ है और महाराष्ट्र में ये है सिचुएटेड है। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पे बना हुआ है, मध्य प्रदेश में मौजूद है। मैथन बांध जो है वो बराकर नदी पे बना हुआ है, झारखंड में मौजूद है। निम्मो बाजगो बांध जो है सिंधु नदी पे बना हुआ है और जम्मू और कश्मीर में मौजूद है। श्री शैलम बांध जो है ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है और आंध्र प्रदेश में मौजूद है। इसी तरह से गाइस जो चुटक बांध है ये भी सूरू नदी पे बना हुआ है और जम्मू कश्मीर में मौजूद है। तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बांधों के नाम, डैम्स के नाम, जो कि किस नदी पर बने हुए हैं और किस जगह पर सिचुएटेड हैं। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से देख लेना। ओके गाइस, इसी में तीन और ऐड कर लो, पंचेत बांध, सरदार सरोवर बांध और हीराकुंड बांध, जो कि दामोदर नदी, नर्मदा नदी और महानदी पर स्थित है। गाइस हीराकुंड बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हीराकुंड बांध से रिलेटेड तो क्वेश्चन एक ना एक दिन किसी ना किसी दिन पेपर में पूछ ही लिया जाता है, तो अच्छे से याद कर लेना। तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पे बना हुआ है, उड़ीसा में स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बना हुआ है, गुजरात में स्थित है। पंचेत बांध दामोदर नदी पे बना हुआ है, झारखंड में स्थित है। तो ये भी अच्छे से ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दैट द क्रॉप्स ग्रोन आफ्टर द मॉनसून सीजन आर कॉल्ड व्हाट? मतलब मानसून ऋतु जो होती है उसके बाद जो उगाई जाने वाली फसलें होती हैं उनको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो गाइस भारत में जो वर्षा ऋतु होती है ना वो सामान्यतः अगर हम देखें तो वो जून के महीने से सितंबर तक चलती है। जैसे कि इस बार भी हमने देखा जून जुलाई से अच्छी खासी बारिश आ रही है, जून जुलाई अगस्त, और अभी सितंबर चल रहा है, तो सितंबर एंड तक आपको अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी, जिसमें धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन और कपास जो होती हैं ये खरीफ फसलों के उदाहरण होते हैं। जो कि फसलें शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च में उगाई जाती है, उन्हें रबी फसल बोलते हैं। तो गाइस जो अभी हमने देखा वर्षा ऋतु में देख लिया, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन वगैरह ये जो होते हैं ये खरीफ फसलों के उदाहरण हो गए। और जो शीत ऋतु यानी कि अक्टूबर से मार्च तक जो उगाई जाती हैं उनको राबी की फसल बोलते हैं, RABI, रबी। ठीक है, उसको रबी की फसल बोला जाता है। और रबी का जो मौसम होता है गाइस वो आमतौर पर नवंबर में शुरू हो जाता है और मार्च से अप्रैल तक चलता है, जिसको आप अक्टूबर से भी देख सकते हो, मतलब क्योंकि शीतकालीन तभी से शुरू हो जाता है। पर जस्ट इन केस अगर ठंडा मौसम अक्टूबर की जगह नवंबर से लगता है तो नवंबर से शुरू होकर मार्च या अप्रैल तक ये रबी का मौसम जो है वो चलता है, जिसमें गेहूं, जो सरसों और हरी मटर जो होती है ये भारत में उगाई जाने वाली कुछ बेहद प्रमुख रबी की फसलें हैं। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद में ध्यान में रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी INA के साथ संबंधित था? तो गाइस जो INA के साथ संबंधित एक स्वतंत्रता सेनानी थे उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, और ये भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के साथ जुड़े हुए थे, और इसीलिए इन्हें आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता था, भारतीय राष्ट्रीय हिंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 तक भारत कितने सैफ चैंपियनशिप जीत चुका है? तो गाइज नवा जो है वो जीत चुका है। और बात करें सैफ चैंपियनशिप की, तो गाइज सैफ चैंपियनशिप जो है ये एक इंटरनेशनल स्तर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त खेलने वाले एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो कि दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीपीय की टीमों को एक मंच पर लाता है। तो दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप की जितने भी जगह होती हैं वहां से अलग अलग जगहों से टीम्स आती हैं और इस फुटबॉल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है। यह दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी कि SAFF, ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कुछ इसका वो है, द्वारा आयोजित एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी कि AFC के तहत 5 उपसंघों में से एक है। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, हाउ AFC इज रिलेटेड टू सैफ और कौन से 5 उपसंघों में से एक है। सैफ का अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो गाइज 1997 में बांग्लादेश, इंडिया मतलब बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के सदस्य संघों की स्थापना करके इस सैफ को एस्टैब्लिश किया गया था।
अगर बात करें कि एट प्रेजेंट इस सैफ में जो मतलब कहाँ संचालित इसको किया जाता है, तो गाइज जो सैफ का सचिवालय है वो वो ढाका बांग्लादेश में संचालित किया जाता है। ढाका बांग्लादेश मतलब वहां पर इसके हेडक्वार्टर्स हैं, वहां से इसको संचालित किया जाता है। अगर बात करें इसके संस्करणों की, तो भारत ने इसके 14 संस्करणों में से 9वीं जो है वो सैफ चैंपियनशिप जो है वो जीती है। तो भारत ने अब तक कितनी जीती हैं, तो 14 में से 9 सैफ चैंपियनशिप इंडिया ने जीती है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम और जनगण मन किसने गाया है? इसमें क्या करना है आपको? तो गाइस जो वंदे मातरम जो है ये भारत का राष्ट्रीय गीत है, जैसे कि हम सब जानते हैं, जबकि जो जनगण मन है वो भारत का राष्ट्रीय गान है। तो गाइस यहाँ पे भी अक्सर कई कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दो अलग अलग चीजें होती है गाइस। तो जो जनगण मन है वो राष्ट्रीय गान है, जो वंदे मातरम है वो राष्ट्रीय गीत है। तो यही अपना कंफ्यूजन दूर कर देना और अच्छे से ध्यान रखना। और पहला जो ये लिखा गया था, ये गाइस बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, जबकि दूसरा जो था वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र कर के अध्यक्ष कौन है? तो गाइस एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव है, उसके अध्यक्ष हैं। और जो यूनाइटेड नेशंस है ये 1945 में स्थापित कर दिया गया था, और 1945 में स्थापित किया गया एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें शामिल सदस्य राष्ट्रों की अगर हम संख्या देखें, तो वो अ टोटल ऑफ 193 मेंबर कंट्रीज आर प्रेजेंट इन यूनाइटेड नेशंस टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितार और बांसुरी से संबंधित कौन है? आपको मिलान करना था, तो आपको ऑप्शंस दे रखे थे, जिसमें गाइस सितार की अगर हम बात करें तो पंडित रविशंकर हुए, शाहिद परवेज खान हुए, बुधादित्य मुखर्जी हुए और अनुष्का शंकर हुए। ये कुछ ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जिनका नाम सितार वादक के लिस्ट में आता है। वहीं अगर बांसुरी से रिलेटेड आपको पूछा जाए, तो गाइज हरिप्रसाद चौरसिया हो गए, पन्नालाल घोष हो गए। ये कुछ ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जिनके नाम बांसुरी वादक में आते हैं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में टेनिस को कब शामिल किया गया था? तो गाइज जब टेनिस को सबसे पहले मतलब लिया गया था, तो गाइज वो एथेंस में जो गेम खेले गए थे, एथेंस में जो ओलंपिक गेम खेले गए थे 1896 में, तब समर ओलंपिक्स हुए थे। तो गाइज अच्छे से याद रखना, 1896 के जो ग्रीष्मकालीन यानी कि समर ओलंपिक हुए थे एथेंस में, उसके उद्घाटन में ही टेनिस को उसका हिस्सा बना लिया गया था। अब बात करें फील्ड हॉकी की, तो जो फील्ड हॉकी है उसको 1908 के लंदन ओलंपिक खेलों में पुरुषों की प्रतियोगिता के रूप में पेश किया गया था पहली बार। तो दोनों चीजें अलग है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है, बैडमिंटन में कितने पॉइंट्स के बाद साइड बदली जाती है? तो गाइज जो दूसरे खेल की शुरुआत होती है उसमें खिलाड़ियों को अपना छोर बदलना होता है, मतलब सेकंड गेम जब आपका स्टार्ट हो जाता है, तो जो प्लेयर्स होते हैं दे हैव टू चेंज देयर साइड। अगर मैच तीसरे खेल तक पहुंचता है, मतलब वन साइड हो गया, मतलब वन वो हो गया, सेकंड हो गया, अगर आप थर्ड मैच तक जाता है, तब गेम के आरंभ में और फिर जब अग्रणी जोड़ी का स्कोर 11 अंक तक पहुंचता है, तब उन्हें 2 बार अपने छोर बदलने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरोज उत्सव किसके साथ जुड़ा हुआ है? गाइज ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी आई रिमेम्बर ये उसमें भी पूछा गया था रिसेंटली, आई थिंक शायद सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, और अभी जो एमटीएस के एग्जाम्स के लिए हम टीसीएस के पेपर देख चुके हैं उसमें भी आया था। और मतलब नवरोज जो आपका ये त्योहार है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, तो अच्छे से ध्यान में रखना कि नवरोज उत्सव जो है ये है एक पारसी नववर्ष है। ठीक है, और पारसी नववर्ष जिसे हम नवरोज के रूप में जाना जाता है, ये ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। ओके गाइस, अब देख लेते हैं कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस। नाउ वी आर डन विद द जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि टीसीएस ने पूछे थे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी सीजीएल के पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो पहला, ओहो, सो गाइज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को आपको चुनना है। तो यहाँ पर जैसे कि हम आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो बैल है वो जिस तरह से गाड़ी से मतलब
रिलेटेड है, तो घोड़ा किस चीज से रिलेटेड होगा? तो गाइज बैल गाड़ी होती है, तो घोड़ा इज तांगा, तांगा से रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में आपको अगेन संबंधित अक्षरों को चुनना है। तो गाइज जिस तरह से बी वाई ई यानी कि बाय जो है ये डी ए जी से रिलेटेड है, तो उसी तरह से जी डी जे जो है वो किससे रिलेटेड होगा? तो गाइज ऑप्शन सी आई एफ एल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनना है आपको। एक के बाद जैसे 36 है, तो यहाँ पर दो के बाद क्या होगा? तो गाइज 49 वुड बी द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई होता है, माइनस का अर्थ प्लस होता है, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड होता है, तो डिवाइड का अर्थ माइनस होगा। तो गाइज इस पर्टिकुलर पैटर्न को, इस पर्टिकुलर सीरीज को, इस पर्टिकुलर जो ये गिवन है, इसको आपको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 9 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 3 एज पर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वो होगा 2। यदि 6 इंटू 12 3 है, 9 इंटू 36 4 है, 12 इंटू 60 5 है, तो 15 इंटू 225 जो है वो कितना होगा? तो गाइज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी विशिष्ट कोड भाषा में फर्स्ट यानी कि FIRST शब्द को आप HKTUV लिखते हैं, तो उसी भाषा में, उसी कोड भाषा में आप सेकंड को किस तरह से लिखेंगे? तो गाइज जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट कि UGEQPF यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट कोड भाषा में फादर शब्द को FBTIES लिखा जाता है, तो इसी कोड में भाषा में, इसी कोड भाषा में सिस्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो गाइज इसी भाषा में अगर आप सिस्टर को लिखेंगे तो यू विल गेट SJSUES इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा जो है ये पूर्व की ओर 18 किलोमीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 37 किलोमीटर चलता है। वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 24 किलोमीटर चलता है। तो गाइज अब इतना मुड़ने के बाद वो अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है? तो गाइज इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अब वह अपने जो पूर्व से जहां से उसने चलना शुरू किया था, तो गाइज अब वो उत्तर पश्चिम दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में सलील ऊपर से 7वां है तथा नीचे से, मतलब अगर आप ऊपर से काउंट करोगे तो वो 7th पर है, अगर नीचे से काउंट करोगे तो वो 10th पर है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो गाइज ऑब्वियसली कुल 16 पीपल होंगे, तभी जब आप 16 में काउंट करोगे तो ऊपर से आपका 7वां स्थान आएगा, नीचे से आपका 10वां स्थान आएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। तो आपको एक नंबर सीरीज दे रखी है जहां पर 678, 673, 668, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ क्या आएगा वो बताना है। फिर आपकी सीरीज कंटिन्यूज विद 658, 653। तो ये जो मिसिंग नंबर है ये आपसे पूछा गया था, तो गाइज 663 इज द करेक्ट आंसर जो कि यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट और लास्ट आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार आपको बताना है कि डिक्शनरी में ये नंबर किस तरह से आते हैं, किस फॉर्मेट में आते हैं। तो बॉम्ब, बिंग, ब्रूम, बोस्ट, बूस्ट में आपका ऑप्शन ए विच इज 21543 इज द करेक्ट आंसर। मतलब डिक्शनरी में आपके सबसे पहले बिंग आएगा, फिर बॉम्ब आएगा, फिर बूस्ट आएगा, फिर बोस्ट आएगा और फिर अंत में ब्रूम आएगा। So this is the correct series that you will get of these number in the dictionary. So guys, that's it. That brings us to today's to end of today's video. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चंस जो कि टीसीएस के थ्रू रिसेंटली उन्होंने जो अपना एसएससी सीजीएल का पेपर कंडक्ट करवाया उसमें पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आयरन, बिकॉज यहाँ आपको मिलते रहेंगे इसी तरह के और इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Till then, all the very best to all the candidates.